Okay, Assalamu alaikum. I'm Tuba Shahid. I am the psychologist, child psychologist, and another professional skills. But I am the mental health care professional in the Kundan organization. ठीक है. तो सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगी मैम सर उबैद का एंड मैम का फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार. और आज हमारा टॉपिक है वो इट्स टोटली डिफरेंट टॉपिक जो कि मैंने सेलेक्ट किया है कि साइकोलॉजी से रिलेटेड है. कि पहले हमने मेंटल हेल्थ और मेंटल इश्यूज के बारे में पढ़ा होगा, एंजाइटीज और स्ट्रेस के बारे में आप लोगों ने सारा कुछ पढ़ा होगा. मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है इज अबाउट द एबनॉर्मल साइकोलॉजी, जो आपने टर्म बहुत कम सुनी होगी आजकल कि साइकोलॉजी. व्हाट इज एबनॉर्मल साइकोलॉजी? साइकोलॉजी को हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं. अगर हम किसी की भी साइकी हम देखते हैं तो हम किस तरह जज कर सकते हैं कि हु इज़ नॉर्मल एंड हु इज़ एबनॉर्मल. क्योंकि जब साइकोलॉजी की बेस बनी थी, ये जो साइकोलॉजी की डिफरेंट टर्म्स निकली हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी एंड ऑल दैट, ये इसको ये डिसऑर्डर है, इसको ये डिसऑर्डर है, तो ये इसकी बेसिस कहाँ से आई हैं? एक नॉर्मल बंदे से. देखिए, एक आपको मैं इस तरह एक ग्रुप में समझाती हूँ कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी को आजकल के टर्म में जो मेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं ना, DSM-5 में उसका न्यू नेम है मेंटल डिसऑर्डर. और जो हमारे और जो साइकोपैथोलॉजी है ना, ये एक ब्रांच है. ये आप समझें कि जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जो साइकोपैथोलॉजी से डील करती है. ठीक है. यानी कि जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं ना, वो आजकल ये एबनॉर्मल साइकोलॉजी से लिंक्ड करके उन्होंने DSM-5 में इसका न्यू नेम रख दिया. मेंटल डिसऑर्डर्स जितने भी हैं नॉर्मल साइकोलॉजी के अंडर आते हैं. अब हमने जाना ये कि व्हाट इज नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल. एबनॉर्मल साइकोलॉजी की बेस कहाँ से हुई है? देखिए, एक नॉर्मल बंदा होता है, वो मुख्तलिफ बिहेवियर पैटर्न्स शो करता है, कभी एग्रेसिव शो करता है. उसी के शेडो से हम एक एबनॉर्मल पर्सनालिटी को निकालते हैं और उसी एबनॉर्मल पर्सनालिटी में से हम डिसऑर्डर्स को निकालते हैं. यानी एक नॉर्मल बंदा, एक एटिपिकल बंदे से हमने जब जब भी साइकोलॉजी की बेस हुई थी, तो वो हमने एटिपिकल बंदे से शुरू की थी. हमें तो शुरू में इन लोगों को नहीं पता था कि दिस इज न्यूरो डाइवर्जेंट, ये बंदा ASD है, इसको पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, या इसको बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी है. वो हमने कहाँ से फाइंड आउट की? वो हमने फाइंड आउट की एक नॉर्मल बंदा है, उसके बिहेवियर पैटर्न से फाइंड आउट की उसके एबनॉर्मल बिहेवियर. अब वो एबनॉर्मल बिहेवियर में जब हमने उसके उसके एबनॉर्मल बिहेवियर के शेडो से देखा, कि उनके शेडो से देखा कि उसके अंदर एक डिसऑर्डर्स है. लेकिन कभी भी हमने अगर अगर हम इसको मैं आपको एक जस्ट इसकी एक ओवरऑल एक डेफिनेशन अगर बताऊं, तो वो ये ब्रांच ऑफ ये साइकोलॉजी है जो साइकोपैथोलॉजी से डील करती है. यानी एक आम आप जो देख लें, हमारे दो बाजू हैं. एक बाजू हमारा एबनॉर्मल साइकोलॉजी का, एक साइकोपैथोलॉजी जो हमारे बिहेवियर्स, एबनॉर्मल बिहेवियर्स, इमोशंस और थॉट्स के साथ रिलेटेड है, जो हमारी मेंटल हेल्थ कंडीशंस के साथ रिलेटेड है. हम और ये किस टर्म को कवर करते हैं? डिप्रेसिव डिसऑर्डर से लेके ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर टू पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यानी कि सारे टर्म्स को कवर कर रहे हैं. ये मेंटल डिसऑर्डर है बेसिकली. इन DSM-5 इट्स नेम एज मेंटल डिसऑर्डर. ये साइकोपैथोलॉजी का दूसरा एक कहते ना पार्ट है. अब आपने देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें कवर हुई हैं. डिप्रेशन से लेके मतलब एंजाइटी हो गई, या इसमें जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं, फिर OCD, और फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर. इसको अब नॉर्मल साइकोलॉजी का नाम दिया है. तो ये एक बड़ी डिफरेंट टर्म थी जो आजकल बहुत कम यूज होती है, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर्स जो आ गए हैं. तो जब मैंने ये पढ़ी तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगा. इस पे आप बहुत ज़्यादा डिबेट भी कर सकते हो कि साइकोलॉजी बेसिकली हमने क्यों किसी को कहते हैं कि एबनॉर्मल है, कि यू आर एबनॉर्मल. अब आप देखिए, एक बच्चा है, हम अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि द टर्म नॉर्मल हमने व्हाट एग्जैक्टली
द टर्म एबनॉर्मल इज सब्जेक्ट टू कॉन्सिडरेबल डिबेट। ये डिबेट में है कि क्या, क्यों उसको एबनॉर्मल कह रहे हैं, और व्हाट एग्जैक्टली इज नॉर्मल, हु गेट टू डिसाइड, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि आप नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं। ये तो अब आप लोगों ने ये, फॉर एग्जांपल, हमने ये डिसीजन किस तरह आप लोगों ने ले लिया कि हु इज नॉर्मल एंड हु इज एबनॉर्मल। जब अब आपने किसी पे लेबल तो नहीं लगाना। अब एक बच्चा है, एक दिन वो टेंट्रम शो करता है, बहुत एक मार रहा है, हिटिंग कर रहा है, अगले दिन ही बिहेव्स नॉर्मली, तो हम कहते हैं यार ये तो अब नॉर्मल बिहेव कर रहा था कल, आज इससे क्या हो गया। या और अगले दिन वो फिर नॉर्मल करता है, एक नॉर्मल फेस में आ जाता है। तो हम उसको एक लेबल नहीं लगाएंगे यार वो एक दिन की उसने जो अब नॉर्मेलिटी शो की है। बेसिकली ये नॉर्मल साइकोलॉजी का टर्म ए टिपिकल लोगों से निकला है कि जिनके बिहेवियर पैटर्न, सोशल नॉर्म्स और जिनके कल्चरल वैल्यूज उनको एबनॉर्मेलिटी की फॉर्म में पेश करती थी, वो यहाँ से निकली है कि हमने हमने समझ लिया कि हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया एबनॉर्मेलिटी से। फॉर एग्जांपल, एक आदमी घर में आया है, वो गुस्से में है, उसने उसका बॉस उसके बॉस ने उसके साथ एटीट्यूड अच्छा नहीं किया, और बहुत ज्यादा वो पैनिक है, वो घर में आके चीखता है, येलिंग करता है। हम कहते हैं यार ये तो एबनॉर्मल हो गया है। उसके बच्चे खुद कहते हैं हमारे बाबा को क्या हो गया, वो तो लगता है एबनॉर्मल हो गए। सारे घर वाले कहना शुरू हो जाते हैं, इट डजंट मीन कि ही इज एबनॉर्मल, वो एबनॉर्मल नहीं है, लेकिन उसका उस टाइम का पैटर्न शो कर रहा है कि ही इज एबनॉर्मल। लेकिन अगर वही एबनॉर्मल टर्म अगले दिन भी और वो सेवेरिटी में चली जाती है, तो फिर वो हमने डिसऑर्डर फाइंड आउट कर लिए, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, इसको बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर है, अभी इसको ये पोस्ट ट्रॉमेटिक में चला गया है, इसको एंजाइटी है, वो एक लेबल लगा लिया। बट मैं ये बताने की कोशिश करेंगे टर्म्स कहाँ से आई है, हमने किस तरह फाइंड आउट किया कि हु इज नॉर्मल एंड हु इज एबनॉर्मल। तो अगर हम इनको करें कि the social norms that are often used to determine which is normal versus which is abnormal can shift over time, वो टाइम टू टाइम शिफ्ट होती गई है। सो अब इसकी कोई एक सेटलिंग और स्टैंडर्ड डेफिनेशन इजंट सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी तक नहीं आई कि हु इज नॉर्मल हु इज एबनॉर्मल। बात औकात हम एक नॉर्मल पर्सन होते हुए भी एबनॉर्मल, साइकोलॉजी वहां से निकली है कि नॉर्मल पर्सन, हम एक नॉर्मल पर्सन होते हुए आप एक नॉर्मल रिएक्शन और फीलिंग्स शो करें। जैसे किसी दिन आपका बीपी हाई होता है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि वो ब्लड प्रेशर का मरीज है, नो। किसी दिन आपका डायबिटीज, आपको कोई स्ट्रेस हो सकती है, कोई टेंशन हो सकता है, लाइक दैट। अब हमने ये करना है, आगे हम चलते हैं इसकी तरफ। एबनॉर्मेलिटी को हम डिफाइन करते हैं। इफ अ बिहेवियर इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, अगर एक बिहेवियर, एबनॉर्मेलिटी बेसिकली क्या होती है, अगर एक बिहेवियर आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपकी लाइफ में हर्डल्स क्रिएट कर रहा है, आपको कहीं पे भी, मतलब है कि किसी भी जगह पे, हर जगह आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, आपकी जॉब में, आपके एकेडमिक कैरियर में, आपके बिहेवियर नॉर्मल पैटर्न में नहीं आ रहा, आपको हर जगह स्ट्रेस फील हो रहा है, इन सच केस बिहेवियर में रिक्वायर सब सम मेंटल हेल्थ केयर जो है इंटरवेंशंस। तब आपको, जब आप एक नॉर्मल बंदे के अंदर से एक एबनॉर्मल बंदा निकालते हैं और एक एबनॉर्मल के अंदर से, उसकी शेडो के अंदर से आप डिसऑर्डर्स को फाइंड आउट करते हैं, उसको एबनॉर्मेलिटी कहते हैं बेसिकली। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी, क्योंकि हमने साइकोलॉजी तो पढ़ ली, आप में से मोस्टली यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल आर साइकोलॉजिस्ट, आई नो। मैम सहर है, शी इज अ डाइटिशियन, और भी होंगी, बट शी आल्सो नोज द साइकोलॉजी क्योंकि वो डाइटिशियन भी हैं। लेकिन ये कि आप लोग ये देखिए कि जो एक नॉर्मल बंदा होता है उसके अंदर भी बहुत एबनॉर्मल पैटर्न पाए जाते हैं, बट डोंट लेबल और जज। हमने लेबल नहीं लगाना, हमने उस हमारा चैलेंज ये है कि हमने उसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन को, उसके डिसऑर्डर को हमने फाइंड आउट करके उसको हमने एक नॉर्मल पैटर्न में मैनेज करना है। हमारा मकसद डिसऑर्डर्स को फाइंड करना, साइकोलॉजी में लेबल लगाना नहीं होता। यू आर एंग्जाइटी, हम कहते हैं आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, यार इस बंदे को तो हर वक्त एंग्जाइटी रहती, तो पागल ही है।
हम कहते हैं ना ये तो शिज़ोफ्रेनिया है यार, ये पागल है, इससे बचो, ये तो मारेगा। हम लोगों ने लेबल लगा लिए। अब वो बंदा किस स्ट्रेस से गुजर रहा है, चैलेंजेस का सामना है, ही और शी नीड requires some type of mental health intervention. अब according to National Institute of Mental Health NIMH, तकरीबन एक नियरली 1 in 5 जो एडल्ट होते हैं वो मेंटल इलनेस का शिकार है। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलनेस एंड डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर जो होते हैं ना, जैसे न्यूरो डाइवर्जेंसी होती है, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, आप उसको क्योर नहीं कर सकते, आप उसको मैनेज कर सकते हो। पर जो इलनेस होती है ना, उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन होता है। जब आप बीमार होते हो, आप लेटते हो, आपको फीवर होता है, आप ठीक भी हो जाते हो, अगर आप उसको सही मेडिकेशंस लेके, दवाइयाँ लेके एक सही टर्न आउट कर। अब हमने, क्योंकि ये एक साइकोपैथोलॉजी, ये दो चीजें। अब साइकोपैथोलॉजी क्या है? डिजीज, डिजीज ऑफ अ बॉडी। आपकी देखिए साइको माइंड, आपकी माइंड की, आपकी डिजीज के साथ पैथोलॉजी, आपकी पैथोलॉजी, आपकी बॉडी। अगर आपने मेडिसिन से कोई अगर रिलेटेड है, पैथोलॉजी में क्या आता है? डिजीज से मुतालिक चीजें आती हैं। और आपकी ये जो एबनॉर्मेलिटी, ये जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी है, ये एबनॉर्मेलिटी की तरफ आ जाती है, यानी कि आपकी जो एबनॉर्मेलिटीज, एबनॉर्मल बिहेवियर्स हैं, आपके मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। तो साइकोपैथोलॉजी को हम उसको हम एक टर्म में कहते हैं जो उसके लिए टर्म यूज होती थी ना पहले, जो आजकल DSM-5 में ये क्राइटेरिया हो के एबनॉर्मल साइकोलॉजी को आजकल मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं, और एबनॉर्मल बिहेवियर पहले था, वो आजकल साइकोपैथोलॉजी बन गई है। मतलब वो उल्टा हो गया है। लेकिन ये एक ही, कहते हैं ना कि दो बाजू हैं, उनको आपने मैनेज करना है। आपने बिहेवियर्स और डिसऑर्डर्स को आपने बैलेंस्ड करना है, तब आप एक क्योरेबल, आप एक पर्सनालिटी बना सकते हैं। अच्छा, अब तो ये हमने यहाँ पे सारा कुछ डिफाइन कर दिया कि आपको मैंने बताया कि व्हाट इज एबनॉर्मेलिटी। अच्छा, अब हमने इसमें कुछ चीज़ें जो हमने पढ़नी है कि अ, जैसे मैंने आपको बताया था कि NIMH के मुताबिक जो नियरली 1 in 5 एडल्ट जो है वो मेंटल इलनेस का शिकार है। अब एबनॉर्मल बिहेवियर से क्या मुराद है? इसमें इनफ्रीक्वेंट आ जाता है बिहेवियर, हमारा डिस्ट्रेसिंग बिहेवियर आ जाता है, हमारा डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर आ जाता है, और सोशली प्रॉब्लमेटिक आ जाता है। इनफ्रीक्वेंट क्या चीज़ होती है? हम एकदम जो बिहेवियर अकर करते, एक देखिए सम हेल्दी और अनडिजायरेबल बिहेवियर होता है, उसको वो इनफ्रीक्वेंटली, एक चीज इनफ्रीक्वेंट मतलब है कि जैसे आपको एकदम गुस्सा आ गया, आपने उठा के एक बर्तन को यूं फेंक दिया, ये आपका इनफ्रीक्वेंट बिहेवियर है, जो आपको एबनॉर्मल शो कर रहा है। देखिए, एबनॉर्मल बिहेवियर्स क्या होते हैं? ये बिहेवियर मैं आपको बता रही हूँ, एबनॉर्मल बिहेवियर टेंड टू बी इनफ्रीक्वेंट भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा नॉर्मल है, हेल्दी है, उसको एकदम गुस्सा आया, उसको खाना पसंद नहीं आया, या उसके माइंड में कोई बात आई, खाते वक्त सारे खा रहे थे, उसके साथ उन्होंने कोई गलत बात की, उसने वो प्लेट उठा उठा के दूर फेंक दी, उसने उस टाइम एबनॉर्मल शो किया। बट इट डजंट मीन कि वो अगर आप ये नहीं कह सकते कि वो जो है वो एबनॉर्मल है। नो, वो एबनॉर्मल नहीं है, लेकिन उस टाइम उसका बिहेवियर एबनॉर्मल है, इनफ्रीक्वेंटली। अब फॉर एग्जांपल, अदर अनकॉमन बिहेवियर जिसमें आपने पर्सन ने एक है अनयूजुअल और अनकॉमन बिहेव कर रहा है, जैसे वो रोज एक ही बिहेवियर को यूज कर रहा है। फॉर एग्जांपल, वो एक टारगेट बिहेवियर होता है। हम जब किसी क्लिनिकल स्पेशलिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि इस बंदे को बहुत ज़्यादा ये बंदा बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है, सारा दिन कमरे में बंद रहता है। वो एक टारगेट बिहेवियर, हमने उसका मतलब वो चीज़, रोज एक चीज़ हो रही है आपके साथ, एक रोज एक अमल बार बार हो रहा है, आपको पैनिक अटैक फॉर एग्जांपल हो रहे हैं, आपको हर, जिस तरह हमने ऑनसेट्स बना लिए हैं कि 6 months में ये होता है,
जिसको 4 मंथ्स में हो और ये चीज हो, मतलब इस डिसऑर्डर की तरफ जाता है। अगर आपको 2 मंथ्स तक ये रहे, आप इस डिसऑर्डर की तरफ जाते हो, तो आपने इनफ्रीक्वेंट बिहेवियर्स, एक हेल्दी पर्सन के भी इनफ्रीक्वेंट बिहेवियर होते हैं, लेकिन अगर वो कॉन्टिन्यूस रहे तो उसको हम क्या, इट शुड बी डिफाइंड एज एबनॉर्मल। ठीक है। अब डिस्ट्रेसिंग, उसमें दूसरा टर्म आ जाता है, एक इनफ्रीक्वेंसी है, इनफ्रीक्वेंट, एक होता है डिस्ट्रेसिंग। दीज बिहेवियर में कॉज इमोशनल पेन, आपको जो इमोशनली पेन दें और डिसकम्फर्ट, जो लोग आपके गिर्द हैं, आपको उनसे इमोशनली, मतलब आप एक इमोशनल पेन फील कर रहे हो, आप कंफर्ट कहीं भी फील नहीं कर रहे हो, आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो, आपको कहीं ना, इवन आपकी अपनी कंफर्टेबल जोन में, अपने घर में भी आपको सराउंडिंग में आपको डिस्ट्रेस है, आपको स्ट्रेस है, वो भी एक एबनॉर्मेलिटी में बाद में, एक तो नॉर्मल होती है एंजाइटी, एक तो नॉर्मल आपको फील टू बी डिप्रेस्ड, लेकिन अगर वही टर्म आपको एक मतलब है कि एक एबनॉर्मल पैटर्न में वो चला जाए और वो आपका एक ट्रॉमा बन जाए, तो यू कॉल्ड इट एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक है। तो उसको कहते हैं डिस्ट्रेसिंग। अब एक होता है डिस्ट्रप्टिव। वो बिहेवियर होते हैं जो हमारी एबिलिटीज को, हमारे डेली फंक्शनल लाइफ को और हमारे रिलेशनशिप को, जो और सेल्फ केयर को जो स्पॉइल कर रहे होते हैं, वो बिहेवियर जो इंसान की, फॉर एग्जांपल हमारे अंदर बहुत ज़्यादा, एक बच्चा है, उसकी उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं, अगर आप उसे बार बार, अगर उसे मैथ्स नहीं आती, उसे नहीं अच्छी लगती, वो नहीं पढ़ना चाहता, उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं तुम्हें मैथ्स नहीं आती, तुम्हारे नंबर कम आते हैं, वो साइंस में अच्छा है, आर्ट्स में अच्छा है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे वो किस में अच्छा है, वो ये देख रहे हैं कि उसे मैथ्स नहीं आती। उसको इतना ज्यादा टॉर्चर उस बारे में किया, ट्यूशंस लगवाई दी जा रही हैं, मैथ्स 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 सुन के उसका बिहेवियर, उसकी ओवरऑल एवरीडे लाइफ में उसकी फंक्शनिंग, उसका दूसरों के साथ, पीयर्स के साथ रिलेशनशिप, वो अपनी, वो कहेगा कि मेरे पेरेंट्स को तो मेरा ख्याल ही नहीं है, वो तो मुझे, आजकल के तो बच्चे भी ऐसे होते हैं, वो तो यही कहते हैं कि हम उनकी केयर नहीं करते। तो अगर आप ये देखें कि, आप ये ना देखें कि आपका बच्चा किस चीज में अच्छा, आप तो ये कहते हैं कि उसकी उर्दू अच्छी नहीं तो उसकी तरफ तवज्जो दो, आप हमेशा ये देखें जिस चीज में वो अच्छा है, जिस एकेडमिक में वो अच्छा है, आप उसकी तरफ तवज्जो दें ताकि वो उसमें आगे जाए। अगर वो मैथ्स 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 करके वो डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, उसका बिहेवियर डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं। मे बी इज गुड इन साइंस और आर्ट, वो इतना अच्छा आर्टिस्ट बन जाए, वो साइंस में अचीवमेंट कर ले, वो डॉक्टर बन जाए, वो पीएचडी कर ले, लेकिन नहीं, पेरेंट्स ने कहना है वो मैथ्स में ही नहीं उसके नंबर आ रहे, तो आगे कैसे चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? चलेगा वो। आप उसको एक दफा लेबलिंग नहीं लगानी चाहिए, मे बी वो आगे जाके ही ग्रो मोर एंड मोर। ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, इनफ्रीक्वेंट बिहेवियर पढ़ लिए, एबनॉर्मल बिहेवियर से के ताल्लुक किन चीज़ों से, एक डिस्ट्रेसिंग से होता है, जो हमारी एबनॉर्मेलिटी को एग्रीवेट कर रही है, वो चीज़ें इनफ्रीक्वेंट हमारे जो बिहेवियर होते हैं, हमारे डिस्ट्रेसिंग बिहेवियर होते हैं, हमारे जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स होते हैं। अब सोशली प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर भी होते हैं। इसमें क्या आ जाता है, इट में वायलेट सोशल नॉर्म्स एंड मेक इट डिफिकल्ट पीपल टू फंक्शन इन द सोशल सेटिंग्स में, हम और सोशल सोशल रिलेशनशिप में हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं होते। हम लोग एक सोशल नॉर्म्स में, हम लोग मिलने जुलने में, आप देखिए, एक बंदा आइसोलेट रहता है, ठीक है, उसको बोलना पसंद नहीं है, डजेंट मीन के हम कहते हैं कि ही इज एबनॉर्मल, नो। कई लोग वैसे भी कम गो होते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन एक बंदा बिल्कुल ही आइसोलेट होके बैठा है हर फंक्शन में, हर एक एक, जैसे शादी को छोड़ दें, शादी एक तो बहुत बड़ा, उसमें धूमधाम होती है, सारा कुछ होता है, घर में फंक्शंस होते हैं, बर्थडे में, वो बच्चा एक फंक्शन में बैठ गया, वो बच्चा दूसरे फंक्शन में बैठ गया, वो टोटली आइसोलेट रहता है। ना सिर्फ फंक्शंस में आप सिर्फ एक पैटर्न की तरफ तवज्जो ना दें, आप देखें आपके घर में लोग आते हैं, क्या वो मेहमानों के बच्चों के साथ खेलता है?
अच्छा, एक जो बड़ा एडल्ट है, अगर वो फॉर एग्जाम्पल एक वो रिएक्शन शो कर रहा है, आप उसको बुला रहे हैं बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, आके बैठो मेहमानों के साथ, वो उसमें बैठ रहा है, नहीं आ रहा, ओके। स्कूल में आप पता करें, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, क्या उसका कोई पीयर ग्रुप है, क्या वो उनके साथ सोशली एडजस्ट कर रहा है? एक पॉइंट को कभी मत देख के उस पे आप लेबल लगाएं कि उसमें सोशली कोई प्रॉब्लम है। आप सारे एस्पेक्ट्स को कंबाइन करें और देखें कि वहाँ प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है, एबनॉर्मेलिटी किस एरिया में शो हो रही है। अब यहाँ पे सोशली प्रॉब्लमेटिक, वो अगर सोशल नॉर्म्स को भी वायलेट आपको नजर आ रहा है कि वो हर चीज को, कोई भी फंक्शन हो रहा है उसके रूल्स को वायलेट कर रहा है, सोशल सेटिंग में वो जो है डिसरप्शन कर रहा है, सोशल रिलेशनशिप उसका अच्छा है ही नहीं, इसका मतलब है वो सोशली प्रॉब्लमेटिक है, उसका एबनॉर्मेलिटी की तरफ जा रहा है। ही नीड्स सम केयर, हेल्थ केयर, इंटर वो प्रोफेशनल से केयर की जरूरत है। अब हमने 4 पॉइंट्स पढ़े जो एबनॉर्मल बिहेवियर को टेंड करते हैं, जैसे हमारे जो एग्रीवेट करते हैं, वो इनफ्रीक्वेंट है, डिस्ट्रेसिंग है, डिस्ट्रप्टिव एंड सोशली प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ तक बात मैडम क्लियर? मेरा एक क्वेश्चन जी है। जी। अभी तक आपने मुझे सारे जो बताए हैं बिहेवियर्स बहुत अच्छे समझ आए हैं। जी जी। हम लोग ना, हम्म, मतलब मतलब बच्चों में तो ये चीज़ हम देखते हैं, और मतलब लोग इसको आइडेंटिफाई भी करते हैं और तरीके से इसको मैनेज भी करते हैं। जी समटाइम्स यानी काफ़ी दफ़ा मेरी ऑब्जर्वेशन में ऐसे आया है कि कुछ ना एडल्ट्स, यानी कि जो बड़े रिलेटिव्स होते हैं बड़ी एज के, मतलब जो 60+ एज के जो रिलेटिव्स हैं, जी जी उनका जी जी। काफी टॉक्सिक बिहेवियर हो जाता है। अपने इर्द गिर्द लोगों पे वो अपना ठोसते हैं। तो मतलब एक तो ये सोशल नॉर्म्स को भी वो वायलेट कर रहे होते हैं। दूसरा एक डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर भी होता है उनका, कि दूसरों की थिंकिंग एबिलिटीज पे मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। सो उनके लिए, उनको मैनेज करने के लिए क्या सोल्यूशन है उनकी? हम अब काउंसलिंग भी नहीं कर सकते, एज फैक्टर की वजह से मुंह रखना होता है। अच्छा, आपका नेम क्या है? मैडम अरसलान। अच्छा अरसलान, बात ये है कि आपने सुना होगा जो बूढ़ा बूढ़ा तो नहीं, 60 को वही कहेंगे कि एक एज का पर्सन हो जाता है वो बच्चा बन जाता है। वो अपनी लाइफ में बड़ा नहीं वो सुना अच्छा भी, होगा। मतलब हाँ, जो आप मतलब अगर वो बिजनेस कर रहे हैं वो जी ठीक कर रहे हैं, लेकिन जब वो जी, मामला फैमिली के अगर आते हैं मैं समझ तो जी हम्म। जी जी। नहीं, आप बोल लें, आप बताएं, आप जो बताना चाहते तो हैं बिल्कुल मैंने बताएं। इस तरह के ना 2 से 3 केसेस देखे हैं कि जी उनका ना काफी जो फैमिली के बच्चे होते हैं या जो एडल्ट्स होते हैं उनकी तरफ काफी जी। टॉक्सिक, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। और वो जितने भी आपने टाइप्स बताई हैं ये बिहेवियर्स डिसरप्शन की, मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर्स की, वो कहीं ना कहीं सब में लाई कर रहे होते हैं। और उसमें हम उनको किस तरह से जो है वो डील कर सकते हैं? अच्छा, अरसलान, बात ये है कि जो एक बड़ा आज ये जनरेशन गैप है, ठीक है। अगर आप आज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, पहले भी यही चीज थी, लेकिन पहले वाले बच्चे जरा डिफरेंट होते थे। आजकल की जनरेशन, एक तो ये टोटली जनरेशन गैप वाला ट्रेंड है, ये जो मैं आपको बताऊं, ये जो 60 इयर्स के होते हैं ना, वो यहाँ पे जो तकरीबन आप कहें कि एक सेकंड, एक सेकंड आप वेट करेंगे, बस एक मिनट। सॉरी, अच्छा मैं ये कह रही थी कि आप ना, ये मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रही थी कि ये जो 60 इयर्स के होते हैं ना, इनका मोस्टली जो बच्चों के साथ और जो टीन्स के साथ जो बिहेवियर पैटर्न होता है ना, वो बड़ा डिफरेंट सा होता है आजकल, क्योंकि हम लोग या उनको समझ नहीं पा रहे होते, या वो हमें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। एक जनरेशन गैप बहुत ज्यादा होता है। जहाँ पे जनरेशन गैप आ जाता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अब शादी का फंक्शन होता है, आप लोग कहते हैं कि आपने डांस करना है, वो कहते हैं हमें ये डांस करना पसंद नहीं है, आपने ये डांस यहाँ नहीं करना।
बच्चे मचा रहे हैं शोर, वो कहते हैं बच्चे क्यों शोर करें। आप इसी बारे में बात कर रहे हैं ना अरसलान, कि वो बहुत डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर शो करते हैं हर लिहाज से। जी मैडम तो के ऐसा जी क्यों जी, तो हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ये राइट वे नहीं है, मुझसे पूछते, मुझे बताते। आप लोगों को ये नहीं पता, वो नहीं पता। मैं मैं तो मैं हाँ, जी बिल्कुल, अगर मैं मैं ये चीज एक कह रही रेशो, हूँ। और जी जी। जी जी, मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आजकल की ना न्यू जनरे जो हमारी ओल्ड जनरेशन है ना, वो न्यू जनरेशन को अब अंडरस्टैंड नहीं हो रही। हमारे दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप भी बहुत ज़्यादा है, और अंडरस्टैंडिंग वाला गैप भी बहुत ज़्यादा है। अब ये जो जितने बिहेवियर बताए हैं ना, ये एक नॉर्मल बंदे में ये एटिपिकल बिहेवियर है। मैं आपको यही बता रही हूँ। देखें, एक नॉर्मल बिहेवियर के अंदर से एबनॉर्मल पैटर्न्स निकलते हैं, और एबनॉर्मल में से फिर डिसऑर्डर्स निकलते हैं। ये डिसऑर्डर्स नहीं होते, ये उनके ये उनके एबनॉर्मल बिहेवियर उसी टाइम के होते हैं। यानी देखें, एक एज होती है, उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं आ रही। अब फॉर एग्जांपल देखें, आप हैं, आप कहते हैं आपके सामने बच्चे शोर कर रहे हैं छोटी उम्र के। मैं एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। वो किए जा रहे हैं वो शोर, एक बच्चा रोए जा रहा है फॉर एग्जांपल। अगर एक अनमैरिड है, उसके सामने एक बच्चा कोई भी आया हुआ है, वो रोए जा रहा है मुसलसल सारी रात, आपको पिंचिंग फील होगी कि नहीं होगी, आप बताएं। जस्ट एक क्वेश्चन है, होगी यस कि नहीं। मैम, होगी, बिल्कुल होगी। तो होगी, ये चीज आपको, आप सारी रात वो बच्चा रोएगा। अब क्योंकि वो बच्चा है, वो तो रोएगा। एक बच्चा आपके पलंग के पास आके छलांगे मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, आप सो रहे हैं। आपको, आप कहेगा यार ये तो बच्चा ही पागल है, ये किसका बच्चा है। आप हम्म। कहेंगे यार वो बच्चा, आप कहेंगे ये संभालो बच्चा अपने रो रहा है यार बच्चे को। यार इसको चुप कराओ, ये क्या बच्चा है। देखिए, आपकी मेंटल एज और उनमें थोड़ा डिफरेंट है, आपको वो चीज अच्छी ही नहीं लग रही। जब हम्म वक्त के साथ साथ आप भी ग्रो अप करेंगे ना, अब आप भी एक 60 ईयर्स तक, आप माशाल्लाह, आप सारे यूर यंग, आप एक 60 या 65 पे जाएंगे ना, आपको ये चीजें बोर लगने लगेंगी, कहेंगे ये क्या शोर शराबा है यार, ये निकलो यहाँ से यार, मुझे अच्छा, सुकून अगर चाहिए। अगर उनको मतलब इस तरह के केसेस में अगर उनको अवॉइड भी किया जाता है ना, मतलब उनसे डिस्टेंस किया जाता है, तो फिर एक प्रोपागेंडा सिलसिला शुरू हो जाता है, जी वो फलाना तो उसके तो दिमाग ही बड़ा खराब है, मुंह ही नहीं लगाता, जी जी, फोन ही नहीं बिल्कुल उठाता। बिल्कुल। हाँ हाँ, ये होते हैं। आपने डार्क साइकोलॉजी अगर पढ़ी है ना, ये मैनिपुलेटिव, ये इमोशनल पैटर्न्स होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर एक फादर है, वो ये कहता है कि हम्म देखो मैं कमा के लाता हूँ, मैं सारा घर चला रहा हूँ, आज मैं हम्म कमाना बंद कर दूं तो कोई कोई भी हम्म नहीं देखे। आपके आपके बाबा है, या आप फादर, आप हम्म जो भी कहते हैं, आपके फादर कहते हम्म हैं देखो मैं कमा के लाता हूँ, तो मैं देखो सारा घर चला रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम हम्म नहीं करते ना ये काम, मैं कल से तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो ये इमोशनली उनकी मैनिपुलेशन है। वो हम्म देखें, वो घर चला रहे हैं, आपको करना ही करना है, क्योंकि आप नहीं कमा हम्म रहे, हम्म आपको उनकी बात माननी ही माननी है। ये कुछ हम्म पर्सनालिटीज होती हैं जो कि मास्किंग पर्सनालिटीज होती हैं, वो तो एक अलग, एक डार्क साइकोलॉजी आ जाती है, एक मैनिपुलेटिव बिहेवियर्स आ जाते हैं। लेकिन वो जो हम्म आप बात कर रहे हैं, वो एक जनरेशन गैप भी है। देखें वो चीज उन्हें, अब देखें, वो इमोशनली वो कहेंगे यार मैं तो बड़ा हूँ, ये तो बच्चा है, ये तो मेरी हम्म बात ही नहीं सुनता यार, क्या मसला है हम्म इसके साथ। फिर आप कहेंगे, मतलब फिर आपकी एक ऑपोजिशन हो जाएगी, एक एक हम्म, मतलब दो ग्रुप्स बन जाते हैं। बस ठीक है, बिल्कुल। मैंने बात की, मैं जा रहा हूँ, मैं ये नहीं करता। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, एक बच्चा रो रहा है आपके पास, ठीक है, वो मुसलसल एक तंग कर रहा है, आप इतने इरिटेट होंगे, आप उसको शायद चांटा भी लगा दें, स्लैप भी कर दें तो आप, मतलब हम तो यार फिर एक टू वे स्वॉर्ड पे खड़े हैं ना, मतलब दो धारी जी तलवार पे ही खड़े बिल्कुल हैं फिर हम। बिल्कुल। नहीं पता है, आजकल मैं आपको बताऊं, आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, पहले भी थी, पहले गैप इतनी की वजह ज्यादा से। नहीं। मैं आपको बताऊं, ये आजकल ना जनरेशन गैप, आजकल ना मैं आपको बताऊं एज, अब जो 20 ईयर्स का बच्चा है ना, फॉर एग्जाम्पल, हम्म जैसे 20 ईयर्स का बच्चा, ही और शी बिहेव्स लाइक 30 और 40, वो अपनी एज से मिच्योर बिहेव कर रहे हैं। आजकल ये हम्म चीज बहुत, 15 साल की बच्ची और बच्चा कह रहा है कि आई एम इन स्ट्रेस। आप यकीन करें, मुझे तो पता नहीं था 15 साल में स्ट्रेस क्या होता है। हम तो स्कूल में सेम। इतना बिजी थे, हमें पता ही नहीं था वो स्ट्रेस होता क्या है। हम्म लेकिन और इसके अलावा बड़ों को भी समझना चाहिए कि छोटों की रिक्वायरमेंट क्या है।
देखिए अगर एक बच्चा है वो तो खेलेगा, अगर जो बच्चे हैं वो हम्म। तो शोर मचाएंगे, अगर एक हम्म। टीन्स हैं वो आपस में रात को 2-2 बजे तक बैठ के बातें करेंगे। देखिए उनकी एज की रिक्वायरमेंट है, आपने भी किया, हम्म। लेकिन उस टाइम वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, फिर वो एक डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर आता है। ये नॉर्मल पैटर्न, ये एटिपिकल एटिपिकल तो होता है, ये आपके ये हम्म। नॉर्मल बिहेवियर्स होते हैं जो कि एबनॉर्मेलिटी में थोड़ी देर के लिए एबनॉर्मेलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर उन बूढ़ों के साथ भी ये पैटर्न चलता रहे तो वो एक ट्रोमेटिक में भी वो, देखिए कुछ चीजें होती हैं कि वो या तो वो जो बंदा ये चीज समझ नहीं पा पा रहा, या उसकी पर्सनालिटी का ये हिस्सा है, या एक हम्म। एज डिफरेंस है, उस टाइम की सिचुएशन के मुताबिक क्या क्या प्रॉब्लम्स है। लेकिन ये जो हाँ, आजकल का वो उनके जनरेशन अपने, गैप है मैंने जो डायग्नोज किया है ना, मतलब डायग्नोज किया, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, वो असल में उनके अपने बच्चे ना, ना दूसरी कंट्री में चले गए हैं ना, तो वो दूसरे जी के जी जी बच्चों पे तभी जो है जी। वो हम्म। दौर से मारते हैं, क्योंकि हाँ पाकिस्तानी कल्चर में है ना, तो इस वजह से वो जी दूसरों के बिल्कुल। बच्चों पे दौर से मारते हैं। जी जी। वो मैं यही बात कर रही हूँ कि एवरी मतलब है कि ये जो जनरेशन गैप है ना, हम इसको फिल अप नहीं कर सकते। हम एक दूसरे को आजकल अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, जो टीन्स हैं वो बड़ों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, और जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं तुम तो गलत ही हो, और बच्चे पता है क्या कह रहे हैं, बच्चे कहते हैं आप हमें समझते ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हालांकि उस फेज से हम भी गुजर चुके हैं। तो खैर ये एक जनरेशन गैप है, ये टीन्स का गैप है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर गई है आजकल। जो आप बता रहे हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा एक सिचुएशन है जो आजकल वाकई है। यू आर वेरी राइट कि जो इस चीज़ से मैं भी एग्री करती हूँ कि आजकल के जो बड़े बूढ़े हैं उनको भी थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर एक चीज चल रही है तो वो हर कोई अपनी एज के मुताबिक चलेगा। अगर एक बच्चा है वो जंपिंग करेगा तो वो छोटा है तो वो जंप करेगा। अगर एक टीन है वो रात को 2-3 बजे तक जागेगा, ऑफ कोर्स उसकी एज है वो जागेगा, उसे नींद नहीं आएगी। आपकी एज है तो आपके मुताबिक आप अपने काम करेंगे, आपको ये चीज पसंद नहीं आ रही तो इट्स दिस पैटर्न गोज ऑन एंड ऑन। कुछ जनरेशन गैप्स हैं, कुछ सोशल नॉर्म, कुछ सिचुएशनल जो कहते हैं ना, कुछ सिचुएशनल, कुछ सिचुएशन के मुताबिक भी चीजें हो जाती हैं। मतलब क्या पता उस टर्म की क्या सिचुएशन है, जिस टर्म में आप बात कर रहे हैं, उन्हें किस बात पे पहले का गुस्सा आया हुआ है, वो किस पे निकाल रहे हैं, उनके बच्चे बाहर हैं, उनको क्या जेलसी है, वट एवर द कंडीशन इज। तो ये सारी चीजें ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया अरसलान? जी मैडम, मुझे क्लियर हो गया है। बस अब मैं ये जी सोच जी। रहा हूँ कि इसको बैलेंस तरीके से कैसे मैनेज किया जाए। हाँ, आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता करके उनको, देखिए ये तो एक म्यूचुअल वो होती है ना अंडरस्टैंडिंग, उससे थोड़ा बहुत आप थोड़ा सा फ्रेंडशिप बिहेवियर कर सकते हैं फ्रेंडली तरीके से। अगर तो आपके रिलेटिव हैं तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल फ्रेंडली आपके पेरेंट्स होते हैं, आप उनके साथ थोड़ा बहुत फ्रेंडली करके तो कर सकते हैं। हम्म। लेकिन आपके रिलेटिव है, मे बी वो आपको हम्म। अंडरस्टैंड ना करें, लेकिन हम्म। आपके अच्छा, पेरेंट्स के साथ उनके ना एक पेरेंट्स। हिस्ट्री, उनकी एक हिस्ट्री ये भी है कि वो ना लोगों के साथ फ्रेंडली होके वीक पॉइंट्स भी ले लेते हैं और फिर उसको भी अगेंस्ट, मतलब वेरी टॉक्सिक सिनेरियो। और अगर हाँ उनकी वो कोई बात ना सुने तो जी मेरा फोन ही उठाया, ये सही वो। सही। आपने नार्सिस्टिक पर्सनालिटी सुनी होंगी, हम्म, आपने सुना पता नहीं होगा। कैसी होती है। जी जी। ये खैर एक बहुत डिफरेंट सी टर्म्स आ गई हैं, अभी हम इस पे बात करें थोड़ी सी आगे। कर लें प्लीज। जी। मैं नहीं, मैं कह रही हूँ अभी ये टॉपिक खत्म कर ले, जी ठीक है? मैडम जी। टाइम ना बहुत शॉर्ट है, तो ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं। फिर आप जो कह रहे हैं ना वो डार्क साइकोलॉजी का मैं सेपरेट टॉपिक एक रखूंगी, उसमें उसमें सारी पर्सनालिटीज डिस्क्राइब होंगी, ठीक है? उसमें एक एक पर्सनालिटी और उनकी पर्सनालिटी का भी कुछ इशू है। कुछ पर्सनालिटी का देखें, वो तो आप जब कम्युनिकेट करते हैं ना बंदे से फिर आइडिया हो जाता है, ठीक है? तो अभी हमने जो ये चीज़ पढ़ी वो हमने एबनॉर्मल बिहेवियर्स पढ़े, जिसपे ये इन्होंने जो बताया कि ये चीज़ भी वाकई देखें उनके एक इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये चीज़ ये ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और इन्हें ये चीज़ फील हुई है कि
ये चीज़ वाकई एग्जिस्ट करती है एक नॉर्मल पर्सन में। अच्छा, अगर हम अप्रोचेस की बात करें, अब हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अप्रोचेस की बात करते हैं, तो सेवरल जो साइकोलॉजिस्ट है वो इनका कुछ का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सिंगल होता है, सिंगल व्यू है, लेकिन कुछ का बहुत मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू होता है अबाउट एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं साइको एनालिटिक अप्रोच। इसमें क्या होता है, इसकी रूट कॉज है कि थेरेपिस्ट जो होता है who take this approach believe that analyzing जो their memories, behavior, thought and even dream people and can uncover the deal with some of the feeling leading to maladaptive behavior and distress। यानी कि जो वो करते हैं कि उनकी जो कई बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, उनकी थॉट्स होती हैं और लोगों की जिस तरह की सोचें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा